नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सबको होली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज देश भर में रंगों की बरसात हुई। लोगों ने पूरे जोश और उमंग के साथ होली का त्योहार मनाया। होली का जोश नेताओं में भी दिखा। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, गोरखपुर, भोपाल, जयपुर, चंडीगढ़, रायपुर, हरिद्वार, हर जगह से, हर शहर से राजनीतिक दलों की रंग बिरंगी तस्वीरें आई, अबीर और गुलाल की तस्वीरें आई। बड़े बड़े नेताओं ने होली के प्रोग्राम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों में होली के रंग के अलावा सियासी रंग और डिप्लोमेसी का रंग भी दिखाई दिया। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने घर में होली मिलन का कार्यक्रम रखा। अमेरिका की कॉमर्स सेक्रेटरी इस प्रोग्राम में शामिल हुई। उन्होंने राजनाथ सिंह को डांस करवाया, रक्षा मंत्री के साथ ढोल बजाया और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तालियां बजाई। प्रोग्राम के बाद अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी ने कहा कि भारत अद्भुत है, भारत की परंपराएं अद्भुत है। होली के प्रोग्राम में हिस्सा लेकर उन्हें समझ आया कि दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभुत्व के पीछे हिंदुस्तान की विरासत है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत वर्ल्ड पावर बनना चाहता है, इसके लिए आत्मनिर्भरता जरूरी है और इस दिशा में देश तेजी से कदम बढ़ा रहा है। दिल्ली में जिस वक्त राजनाथ सिंह के घर पर होली खेली जा रही थी, रंग बिखेरे जा रहे थे, उस वक्त अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता अपने अपने घरों में ध्यान लगा रहे थे, क्योंकि मनीष सिसोदिया की होली जेल में बीती। उन्हें जेल में पूड़ी, हलवा और खीर खाने को मिली। मैं आपको राजनाथ सिंह का डांस दिखाऊंगा, उनकी बात सुनवाऊंगा, अमेरिका की कॉमर्स सेक्रेटरी ने क्या कहा, कैसे होली खेली, यह भी दिखाऊंगा और यह भी बताऊंगा कि केजरीवाल को अब किस बात की टेंशन है, जिसके लिए उन्होंने आज 5 घंटे तक मेडिटेशन किया। बिहार में तेजप्रताप यादव की लठमार होली और हरिद्वार में स्वामी रामदेव की होली का हुड़दंग भी आज आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं राजनाथ सिंह का डांस, राजनाथ सिंह की थिरकन। राजनाथ सिंह बहुत रिजर्व रहने वाले इंसान हैं। आज पहली बार वो नाचते हुए दिखे। उन्हें डांस कराया अमेरिका की कॉमर्स सेक्रेटरी जीना राइमोंडो ने। जीना राइमोंडो G20 की मीटिंग के सिलसिले में आजकल दिल्ली में है। होली का मौका था, दुनिया भर में भारत की होली फेमस है, इसलिए राइमोंडो ने होली के प्रोग्राम में शामिल होने की इच्छा जताई। राजनाथ सिंह के घर पर हुई होली के मौके पर वो इसमें शामिल हुई। राजनाथ सिंह ने अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी को खास तौर पर इनवाइट किया था। जिंदा राइमोंडो वक्त पर पहुंच गई, माहौल को देखकर जोश में आ गई और उन्होंने होली के गानों पर डांस किया। राजनाथ सिंह पास में ही खड़े थे। राइमोंडो ने राजनाथ सिंह से भी डांस करने की रिक्वेस्ट की। राजनाथ सिंह थोड़े शर्मीले हैं, डांस करना तो दूर, कभी खुलकर ठाके लगाते हुए दिखाई नहीं देते, लेकिन अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी ने राजनाथ सिंह का हाथ पकड़कर उन्हें डांस के स्टेप करने को कहा, तो राजनाथ सिंह ने उनके रिक्वेस्ट पर थोड़े बहुत पांव चलाए। इसके बाद जीना राइमोंडो ने ढोल पर भी हाथ आजमाया। राजनाथ सिंह ने भी ढोल बजाया, जमकर रंग उड़ा, गुलाल उड़ा और सारे नेता रंगों से सरोबार दिखाई दिए। यहाँ पर आई हैं अमेरिका के मिनिस्टर्स हैं और एक वहाँ की स्टालवर्ड पॉलिटिशियन है वहाँ की, तो वो होली एंजॉय करना चाहती थी, इसलिए उनको मैंने यहाँ पर आमंत्रित किया था। वो हमारे बीच मौजूद हैं। इफ यू वांट टू से एनीथिंग only to Happy Holi to everyone. It's a great honor for me to be here. I want to thank the minister for hosting me. And this is my first time and I'm very excited to be part of it.
It's an honor for me to be here on such a holiday, and I've been so welcomed by the minister. It's fantastic. Happy Holi. इसके बाद राजनाथ सिंह ने कहा, अपनी विरासत पर, अपनी परंपराओं पर गर्व करना हर हिंदुस्तानी का फर्ज है। वो हर साल इसी तरह होली मनाते हैं। इस बार अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी ने भी भारत के रंगों को करीब से देखा। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत वर्ल्ड पावर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, लेकिन भारत किसी को कमजोर साबित करने के लिए नहीं, किसी पर धौंस जमाने के लिए नहीं, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र को ध्यान में रखकर अपने आप को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रतिवर्ष हमारे यहाँ भी कार्यक्रम होता है, तो इस बार ये तय हुआ कि अमेरिका की कॉमर्स सेक्रेटरी यहाँ पर आई हुई थी और उनका कहना था मैं होली के किसी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि होली कैसी होती है। तो इसी स्थान मैंने हमारे स्थान को ही ये चूज किया गया और यहाँ पर आई और 1.5-2 घंटे तक उन्होंने पूरी तरह से एंजॉय किया है। दुनिया का कोई भी देश हो, जब तक वह आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, सेल्फ रिलायंट नहीं बनेगा, तब तक न तो आर्थिक प्रगति बन सकता है। और भारत जैसा देश तो केवल आर्थिक प्रगति नहीं चाहता है, बल्कि भारत देश तो एक सुपर पावर बनना चाहता है। ऐसा सुपर पावर हम बनना चाहते हैं, एक विश्व के कल्याण के लिए बनना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी को डोमिनेट करने के लिए अथवा किसी देश के ऊपर आक्रमण करने के लिए सुपर पावर नहीं बनना चाहते, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम की इस भावना को लेकर हम सबके कल्याण के लिए भारत की जो भी भूमिका होगी, भारत अपना निर्वाह करेगा। तो इस देश के आर्थिक प्रगति के लिए इस देश का सुरक्षित होना भी आवश्यक है। केवल भारत के लिए, दुनिया का कोई भी देश हो। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेजी के साथ प्रगति कर रहा है और इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत का कद सारी दुनिया की नजरों में बढ़ा है। राजनाथ सिंह के इस होली मिलन कार्यक्रम में G20 देशों के कई प्रतिनिधि भी मौजूद थे। सबने होली का लुत्फ उठाया। इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कर रहे थे विदेश मंत्री एस जयशंकर। इस मौके पर एस जयशंकर ने कोई सियासी बात नहीं की। उन्होंने कहा कि कूटनीतिक तौर पर, डिप्लोमेटिकली भारत की ताकत दुनिया में बढ़ी है। अब दुनिया भारत की बात ध्यान से सुनती है। जयशंकर ने कहा कि G20 की अध्यक्षता भारत की विरासत और परंपराओं को दुनिया के सामने शोकेस करने का मौका है। इसीलिए होली के मौके पर सरकार ने G20 के प्रतिनिधियों को होली के कार्यक्रमों में भी शामिल किया। आज तो होली का दिन है, पर आप पूरे साल में आप देखेंगे कि G20 जो है एक किस्म से त्योहार जैसा मनाया जाएगा। हर प्रांत, हर शहर की इसमें भागीदारी होगी। तो ये सचमुच ये एक किस्म से नेशनल सेलिब्रेशन, और ये नेशनल सेलिब्रेशन का प्रथम उदाहरण जो है होली है। अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल होली के रंग में रंगे दिखाई दिए। उन्होंने डांस भी किया, ढोल नगाड़ों पर भी हाथ आजमाया और इसके बाद पीयूष गोयल ने कहा, ये अमृत काल में प्रवेश की उमंग है। होली के कार्यक्रम में दुनिया के तमाम नेताओं का शामिल होना यह बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश वर्ल्ड पावर बनने की दिशा में कैसे आगे बढ़ रहा है। जिस प्रकार से पूरे देश में एक नया उत्साह, नया उमंग अमृत काल में प्रवेश करने पर है। आजादी के अमृत महोत्सव से ही 15 अगस्त से ही जिस प्रकार से देश तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अब मुझे विश्वास है कि दुनिया हमारे साथ है, दुनिया हमारी तरफ देख रही है। दुनिया की आशाएं, अपेक्षाएं भारतवासियों पे है और हम उस पर खरा उतरेंगे। भारत देश को और दुनिया को दिशा देगा। भारतवासी को एक बहुत समृद्ध और शुभ भविष्य मिले, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करें। दिल्ली में राजनाथ सिंह ने अपने देश और विदेश के नेताओं के साथ होली खेली। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हर साल की तरह होली का रंग देखा। योगी आदित्यनाथ गोरक्षनाथ धाम के पीठाधीश हैं। सुबह सुबह गोरक्षनाथ मंदिर में जुटे भक्तों के साथ उन्होंने होली खेली।
इस मौके पर फाग के गीत गाए गए। योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों पर अबीर गुलाल उड़ाया और इसके बाद योगी आदित्यनाथ घंटा घर पर आयोजित आरएसएस की नरसिंह भगवान शोभा यात्रा में पहुंचे। यहां पर भी योगी फूलों की होली खेल रहे थे। वहां मौजूद भीड़ पर फूल बरसाए गए। मंच पर मौजूद लोगों को गुलाल लगाया। पूरा माहौल होली के रंगों से सराबोर था। योगी ने लोगों से कहा कि टोकरी में भरा हुआ गुलाल लोगों पर फेंका जाए और इस मौके पर योगी ने लोगों को हिदायत भी दी। कहा, होली जमकर खेलो, जश्न में कमी बिल्कुल मत रखो, लेकिन ये बिल्कुल मत भूलना कि होली अमन का, भेदभाव मिटाने का, एकता का त्योहार है। इसे किसी को कष्ट ना पहुंचे, किसी को दिक्कत ना हो। पटना से भी होली की इंटरेस्टिंग तस्वीरें आई। लालू यादव के बड़े बेटे बिहार के पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने अपने घर में होली का रंग जमाया। वैसे तो लालू यादव के घर की कुर्ता फाड़ होली फेमस है, लेकिन आप जानते हैं कि लालू यादव पिछले कई दिनों से बीमार हैं, दिल्ली में हैं। परिवार तमाम तरह के विवादों में घिरा है, इसलिए इस बार लालू के घर पर होली का वो रंग तो नहीं दिखा, लेकिन तेज प्रताप ने समा बांधने की पूरी कोशिश की। अपने घर पर लठमार होली का आयोजन किया। तेज प्रताप भगवान श्री कृष्ण की वेशभूषा में माथे पर मुकुट और मोरपंख लगाकर बांसुरी बजाते नजर आए। तेज प्रताप यादव साल में कई बार वृंदावन आते हैं, लेकिन इस बार होली पर उन्होंने पटना में अपने घर पर वृंदावन से लठमार होली खेलने वालों की टीम बुलाई थी। इसके बाद तेज प्रताप ने सबको रंगों से सराबोर कर दिया। क्योंकि लालू यादव दिल्ली में है, इसलिए तेज प्रताप ने उन्हें वीडियो कॉल की। लालू यादव को घर का माहौल दिखाया, उनसे आशीर्वाद लिया होली का और लालू भी अपने कन्हैया की लीला को देखकर हंसी नहीं रोक पाए। वृंदावन सर ये देखिए कैमरा की तरफ आप लोग जाइए, आप लोग जाइए, आप लोग जाइए देखिए लालू प्रसाद यादव हरिद्वार में स्वामी रामदेव भी होली के रंग में रंगे नजर आए। हर साल की तरह इस साल भी पतंजलि योगपीठ में होली खास थी। योगपीठ में गंगा के किनारे होली का रंग जमा। देश भर के बड़े बड़े साधु संत इकट्ठा हुए। सबसे पहले स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने होलिकोत्सव यज्ञ किया। उसके बाद फूलों की होली खेली। इसके बाद स्वामी रामदेव और सभी साधकों ने रंग और गुलाल की होली भी खेली और फिर रंगीन माहौल में योग भी हुआ। होली का रंग तो आज सब पर चढ़ा। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ चौथा टेस्ट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद पहुंच चुकी है। अहमदाबाद में प्रैक्टिस के बाद ड्रेसिंग रूम में कप्तान रोहित शर्मा ने सारे खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। रोहित शर्मा ने शुरुआत की तो उसके बाद सभी क्रिकेटर्स पर होली का रंग चढ़ गया। होटल जाने के लिए बस में जब खिलाड़ी सवार हुए तो बस के अंदर भी होली खेली गई। विराट कोहली को खिलाड़ियों ने गुलाल लगाया। खिलाड़ियों ने जमकर डांस किया। मैं आपको बता दूं कि कल से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथा टेस्ट मैच अहमदाबाद में शुरू होगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर दोनों साथ साथ इस मैच को देखेंगे। पता यह भी चला कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नरेंद्र मोदी टॉस करवाएंगे और हो सकता है कि मोदी कमेंट्री बॉक्स में कमेंट्री करते भी नजर आए।
जब पूरा देश होली खेल रहा था, लोग रंगों से डूबे हुए थे, उस वक्त आम आदमी पार्टी के नेता अपने अपने घरों में अकेले बैठकर आज मेडिटेशन कर रहे थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बार होली न मनाने का ऐलान किया था। केजरीवाल का कहना है कि शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया के जेल जाने की वजह से इस बार वो होली मनाने के बजाय, रंगों से खेलने के बजाय घर में बैठकर देश के लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, 7 घंटे तक ध्यान लगाएंगे। इसीलिए आज सुबह सुबह केजरीवाल राजघाट पहुंच गए, बापू को श्रद्धांजलि दी और फिर घर चले गए। थोड़ी देर के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ट्विटर पर कई तस्वीरें पोस्ट की, जिसमें केजरीवाल ध्यान की मुद्रा में बैठे दिखाई दे रहे हैं। इस ट्वीट के साथ कमेंट में लिखा गया, जिस देश के प्रधानमंत्री गरीबों के लिए स्कूल और हॉस्पिटल बनाने वालों को जेल भेजते हैं और लोगों का खरबों रुपया लूटने वाले को गले लगाते हैं, ऐसे देश की स्थिति चिंताजनक है। इसलिए अरविंद केजरीवाल आज दिन भर देश के लिए प्रार्थना करेंगे। मनीष सिसोदिया के ट्विटर हैंडल से भी आज एक ट्वीट किया गया, जिसमें लिखा था कि आज तक सुना था कि देश में स्कूल खुलते हैं तो जेल बंद होती हैं, लेकिन अब इन लोगों ने तो देश में स्कूल खोलने वालों को जेल में बंद करना शुरू कर दिया है। वैसे केजरीवाल ने तो अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं से भी मेडिटेशन करने की अपील की थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जिस वक्त केजरीवाल ध्यान कर रहे थे उस वक्त उनकी पार्टी के नेता बयानबाजी कर रहे थे। सारे नेताओं ने इल्जाम लगाया कि मनीष सिसोदिया के साथ ज्यादती हो रही है, तिहाड़ जेल में सिसोदिया की हत्या हो सकती है। संजय सिंह ने कहा कि मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल की उस सेल में रखा गया है जहां सबसे ज्यादा खूंखार और पेशेवर अपराधी बंद हैं। उन्हें इसके पीछे बड़ी साजिश नजर आई। मनीष सिसोदिया की हत्या की जा सकती है, इसका शक हुआ। संजय सिंह ने कहा कि होली के दिन तो दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, लेकिन मोदी सरकार होली के दिन अपने राजनीतिक दुश्मनों की हत्या की प्लानिंग कर रही है। होली के त्योहार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की दुश्मनी इस कदर पहुंच गई है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के सबसे करीबी मित्र, यहां के शिक्षा के मॉडल को देने वाले, यहां के लाखों बच्चों का भविष्य बनाने वाले मनीष सिसोदिया को ऐसे खतरनाक खूंखार अपराधियों के बीच में जेल के अंदर रखा गया है कि हमें आशंका है उनकी हत्या भी कराई जा सकती है। संजय सिंह ने जिस अंदाज में आरोप लगाए, उसी अंदाज में बीजेपी ने जवाब भी दिया। मनोज तिवारी ने कहा कि मनीष सिसोदिया की हत्या की आशंका तो उन्हें भी है, लेकिन यह हत्या आम आदमी पार्टी ही करा सकती है, क्योंकि केजरीवाल को अपने राज खुलने का डर है और तिहाड़ जेल भी दिल्ली सरकार के अंडर आती है। मनोज तिवारी ने कहा कि मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल में हाई सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। क्या अरविंद केजरीवाल के राज मनीष सिसोदिया बता न दे, इसलिए मनीष सिसोदिया को सही में उनको जान से मारने की या उनको नुकसान करने की अरविंद केजरीवाल की कुछ साजिश चल रही है? और माहौल यूं बनाया जा रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी से खतरा है उनको। मैं दिल्ली के प्रत्येक व्यक्ति को यह बात इसलिए बता रहा हूं कि आपको याद होगा, पीछे जब इनके सत्येंद्र जैन भी जेल में थे तो कोर्ट में कहते थे हमारी याददाश्त चली गई, लेकिन जेल में मसाज मिलता था उनको, बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स उनसे शेयर होते थे, डिस्कस होते थे। क्यों? क्योंकि जेल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अंतर्गत है। फिर मनीष की जान को खतरा कैसे हो गया? क्योंकि भ्रष्टाचार पे केस चलना एक बात है और किसी व्यक्ति को वो राज उगल न दे इसलिए उसको रास्ते से हटा देना एक दूसरी बात है और बहुत चिंता की बात है। इसलिए मैं जेल प्रशासन के अधिकारियों से, जेल प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि मनीष सिसोदिया को उच्च से उच्च
सुरक्षा दी जानी चाहिए, जेल में उनका ध्यान रखा जाना चाहिए, ताकि अरविंद केजरीवाल अपने ही सरकार के अंतर्गत आने वाली जेल में कोई साजिश न कर सके। अनुराग ठाकुर ने कहा, अभी तो मनीष सिसोदिया ही जेल गए हैं। शराब घोटाले का मुख्य आरोपी यानी किंगपिन तो अभी बाहर है, उसे जेल न जाना पड़े, इसलिए आम आदमी पार्टी के नेता इस तरह के बेसिर पैर के बयान दे रहे हैं। शराब घोटाले के मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया जी जेल में है। करोड़ों रुपए का घोटाला किया है और ये अपने आप में दिखाता है कि हमने जो आरोप लगाए थे वो सिद्ध भी हुए हैं, लेकिन अभी केवल मुख्य आरोपी जेल गया है, किंगपिन बाहर है। तो भय भ्रम डर फैलाने का काम इनका पुराना है। ध्यान भटका रहे हैं कि घोटाला क्या है, उससे ध्यान हटाकर ये कई अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया की जगह मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले सौरभ भारद्वाज भी आज बोले। सौरभ ने कहा कि मनीष सिसोदिया को पेशेवर अपराधियों के साथ रखना इत्तेफाक नहीं है, साजिश है और यह सब केंद्र सरकार के इशारे पर हो रहा है। उनको किसी षड्यंत्र के तहत तिहाड़ जेल की जेल नंबर 1 में रखा गया है। हमें यह भी पता चला है कि इस तरीके के फर्स्ट टाइम अंडर ट्रायल्स को जेल नंबर 1 में नहीं रखा जाता है। जेल नंबर 1 में पूरे देश के सबसे खतरनाक, वायलेंट, हिंसक अपराधी बंद हैं और उनकी हिंसा की खबरें कई बार टीवी, मीडिया और अखबारों में छपती है। कई क्रिमिनल्स इतने हार्डन क्रिमिनल्स हैं कि वो मानसिक रूप से बीमार हैं कि छोटे से इशारे पे भी किसी की भी हत्या कर सकते हैं और उनके ऊपर दर्जनों हत्याओं के मुकदमे चल रहे हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता एक मुकदमा और चल जाए। सौरभ भारद्वाज को जवाब दिया बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने। रमेश बिधूड़ी ने कहा, सौरभ भारद्वाज आज मनीष सिसोदिया की हत्या की आशंका जता रहे हैं, लेकिन 6 महीने बाद अरविंद केजरीवाल ऐसा कुछ करवा देंगे कि सौरभ भारद्वाज का भी जेल जाने का नंबर आ जाएगा, इसलिए उन्हें भी सावधान रहना चाहिए। क्रिमिनल लोग क्रिमिनलों के बीच में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? क्रिमिनल लोग अगर वो हैं, क्राइम करते हैं, फाइनेंशियल क्राइम करते हैं, देश को बर्बाद करने के लिए लीकर पॉलिसी में घोटाला करते हैं, देश की जवानी को बर्बाद करने के लिए 1 गेट 1 फ्री, अगर वो लाइसेंस देंगे उन लोगों को जो शराब बनाने वाले लोग हैं और वो मनमर्जी देश की नौजवान को बर्बाद करेंगे, तो क्रिमिनल में रहेंगे। अगर मछली पानी में रहेगी, वो पानी के सूट करती है, तो क्रिमिनलों को क्रिमिनल सूट करते हैं, तो उन्हीं में ही रहेंगे वो। तो सौरभ भारद्वाज जी चिंता मत करो, केजरीवाल साहब 2-4 महीने में आपसे भी कोई फाइल निकलवाएंगे, 6 महीने बाद आप भी उन्हीं के साथ चले जाएंगे। राजनीतिक नेताओं की परस्पर विरोधी बातें तो आपने सुनी, ये बयानबाजी तो चलती रहेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया की सुरक्षा को लेकर जो आरोप लगाए वो गंभीर हैं। इस पर तिहाड़ जेल का क्या कहना है, तिहाड़ जेल के प्रशासन का क्या पक्ष है, ये भी आप सुन लीजिए। तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि जेल में मनीष सिसोदिया को सुरक्षा के लिहाज से अलग वार्ड दिया गया है। CJ1 वार्ड में सबसे कम कैदी हैं और जो कैदी हैं उनका जेल में चाल चलन अच्छा है। मनीष सिसोदिया को योग और ध्यान करने के लिए अलग कमरा दिया गया है, जहां वो बिना किसी डिस्टर्बेंस के अपना काम कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया की सुरक्षा को लेकर जेल के सभी नियमों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। तिहाड़ जेल की तरफ से संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज के आरोपों और आशंकाओं को निराधार, बेबुनियाद बताया गया। शराब घोटाले की सबसे पहले शिकायत बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने की थी। आज जब संजय सिंह ने तिहाड़ में मनीष की हत्या की आशंका जताई तो सिरसा ने कहा, जब भी आम आदमी पार्टी के लोग फंसते हैं तो ध्यान भटकाने के लिए इसी तरह के ड्रामे करते हैं। सिरसा ने कहा, तिहाड़ जेल तो दिल्ली सरकार के अंदर है, इसी जेल में सत्येंद्र जैन को 5 स्टार फैसिलिटीज मिल रही थी, तो फिर सिसोदिया को दिक्कत कैसे आएगी? यही नौटंकी ये कभी अरविंद केजरीवाल के लिए भी करते थे। कहते थे
अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है, हमें पता चला उसको मार देंगे। अब लोगों का ध्यान भटकाने के लिए शराब घोटाले में जो करोड़ों रुपया मिला, जिस तरह से मनीष सिसोदिया के सामने सबूत आए, आज लोगों का उससे ध्यान भटकाने के लिए ये नई नौटंकी करी जा रही है। मैं याद करना चाहता हूं संजय सिंह जी, ये तिहाड़ जेल आप ही की है, आप ही का इसका मंत्री है और आप ही की दिल्ली की सरकार के नीचे तिहाड़ जेल आती है। और तो और आप ही का एक मंत्री सतेंद्र जैन इस तिहाड़ जेल में मसाज कराता था, 5 स्टार होटल की तरह रहता था और उसको कहानियां कविता सुनाने के लिए उस जेल के अंदर, उसकी सेल, प्राइवेट सेल के अंदर जैसे 5 स्टार लोग रहते हैं, लोग आते थे। पॉस्को का एक मुजरिम उसकी मसाज करता था। ऐसी वीवीआईपी जेलें आपको मिलती हैं और आप ड्रामेबाजी और नटंकी और झूठ बोलने के लिए और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए आज कह रहे हैं संजय सिंह जी मनीष सिसोदिया की जान को खतरा है। संजय जी, उसकी जान को खतरा नहीं है। जो आपने बेईमानी से पैसे इकट्ठे किए हैं, खतरा उन चीजों को है। खतरा इस बात का है कि वो आपका नाम ना ले दे, खतरा इस बात का है कि अरविंद केजरीवाल के भेद ना खोल दे, खतरा इस चीज का है कि जहां जहां उसने पैसे लुटाए हैं उसकी जानकारी न दीजिए। खतरा आपको इस चीज का दिख रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सौरभ भारद्वाज आज तिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया की जान को खतरे की आशंका जता रहे हैं, वही सौरभ भारद्वाज कुछ दिन पहले तिहाड़ जेल के बाहर खड़े होकर कह रहे थे जेल तो दिल्ली सरकार की है, जेल से क्या डरना, जेल में कई साथी हैं, सारे इंतजाम हैं, सभी सुविधाएं मिलेंगी, सब जेल जाने को तैयार हैं। आज सौरभ के इस वीडियो की काफी चर्चा हुई। अरविंद केजरीवाल आपको इस दफ्तर के अंदर बैठे मिलेंगे। आम आदमी पार्टी एकदम लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आम आदमी पार्टी सोच के आई है नरेंद्र मोदी जी से लड़ने के लिए कई लोगों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। कुर्बानी के लिए तैयार हो? अरे जेल जाने से डर तो नहीं लग रहा? बहुत मजे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। मैं आपको बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। कई साथी अंदर है, उनसे बातचीत हुई है, मजे में है, कोई चिंता की बात नहीं है। और अच्छी बात यह है जेल दिल्ली सरकार की है, जेल दिल्ली सरकार की है। यह बात बिल्कुल सही है कि तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार की है, केजरीवाल के अंडर आती है। जहां तक सुविधाओं का सवाल है तो सत्य जैन के वीडियो भी लोगों ने देखे हैं, इसलिए मनीष सिसोदिया की जान को खतरे की आशंकाएं सियासी बयानबाजी का हिस्सा लगती हैं। लेकिन फिर भी अगर आम आदमी पार्टी ने बात उठाई है तो केंद्र सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। मेरी जानकारी है कि मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल में किसी तरह की दिक्कत नहीं है। उन्हें सबसे कम कैदियों वाली जेल में रखा गया है। घर के कपड़े पहनने की इजाजत है, लेकिन खाना उन्हें जेल मैनुअल के हिसाब से दिया जा रहा है। क्योंकि आज होली का त्योहार था, इसलिए जेल में कैदियों के लिए स्पेशल खाना बना था। तिहाड़ में मनीष सिसोदिया ने भी हलवा पूड़ी और खीर खाई। फिर भी केजरीवाल टेंशन में है और टेंशन होना स्वाभाविक है, क्योंकि शराब घोटाले का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब जांच साउथ ग्रुप तक पहुंच चुकी है। ईडी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को पूछताछ के लिए समन जारी कर दिया है। के कविता को कल यानी 9 तारीख को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया गया है। के कविता की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उनके करीबी अरुण पिल्लई को ईडी ने कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया था। अरुण पिल्लई ने ईडी की पूछताछ में कबूल किया है कि वो दिल्ली के लिकर बिजनेस में के कविता के फ्रंट के तौर पर काम कर रहा था। इंडो स्पिरिट कंपनी में वो हिस्सेदार है। पिल्लई ने पूछताछ में कबूल किया कि दिल्ली में शराब के बिजनेस में होने वाले फायदे में कमीशन देने की बात हुई थी। आम आदमी पार्टी के साथ 100 करोड़ की डील तय हुई थी, जिसके बदले के कविता की कंपनी को दिल्ली में शराब का L1 लाइसेंस मिलना था। पिल्लई ने माना कि ओबरॉय होटल में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें के कविता के अलावा शराब घोटाले का आरोपी नंबर 1 विजय नायर और दिनेश अरोड़ा भी मौजूद थे। इस मीटिंग में पिल्लई भी मौजूद था और इसमें शराब के लाइसेंस को लेकर डील और दलाली की रकम कैसे ट्रांसफर होगी, इस पर डिटेल में बात हुई थी। अब ईडी पिल्लई के खुलासों से के कविता का सामना करवाएगी, के कविता से पूछताछ करेगी। के कविता आज हैदराबाद से दिल्ली के लिए रवाना हो गई। हालांकि उनका दिल्ली आना पहले से तय था, क्योंकि कल ही उन्हें जंतर मंतर पर
महिला आरक्षण बिल के सपोर्ट में आयोजित धरने में शामिल होना है। हैदराबाद से दिल्ली रवाना होने के पहले के कविता ने एक बयान जारी किया और अपने बयान की शुरुआत में तेलुगु में लिखा कि तेलंगाना सिर नहीं झुकाएगा। इसके बाद उन्होंने लिखा कि केंद्र सरकार जांच के नाम पर उन्हें डराने की कोशिश कर रही है। के कविता का कहना है कि वो कानून का पालन करेंगी, पूछताछ में सहयोग करेंगी, लेकिन उसी दिन उनका पहले से तय एक कार्यक्रम है, इसलिए वो कोशिश करेंगी कि पूछताछ का वक्त बदल जाए। इसके आगे के कविता ने लिखा कि केंद्र सरकार, उनकी पार्टी यानी भारत राष्ट्र समिति और तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव को डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो डरेंगी नहीं। केंद्र सरकार के नाकामियों को उजागर करती रहेंगी। दिल्ली के सत्ताधारियों के सामने तेलंगाना सिर नहीं झुकाएगा। जिस तरह से इस केस में सीबीआई और ईडी का शिकंजा कस रहा है, उससे कि कविता हो या केजरीवाल, दोनों की मुश्किल बढ़ सकती है। जहां तक मनीष सिसोदिया को तिहाड़ में हार्डकोर क्रिमिनल्स के साथ रखे जाने का सवाल है, तो ये सही है कि मनीष सिसोदिया कोई पेशेवर अपराधी नहीं है। उन्हें जेल में सुरक्षित वातावरण मिलना ही चाहिए। उनकी सेहत का भी खास तौर पर ध्यान रखा जाना चाहिए। पर केजरीवाल के साथियों को यह तय करना होगा कि वो जेल के बारे में क्या सोचते हैं। थोड़े दिन पहले वो कह रहे थे सचिन जैन की मालिश जस्टिफाइड है। फिर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जेल में सारे इंतजामात हैं, सारी सुविधाएं मिलेंगी, जेल अपने अंडर है। आज यही लोग कह रहे हैं कि जेल में मनीष सिसोदिया की हत्या हो सकती है। मजे की बात है कि जेल का प्रशासन केजरीवाल के सरकार के अंडर आता है, तो फिर उनकी शिकायत किससे है। उत्तर प्रदेश में भी अपराधियों की होली खौफ में बीती, क्योंकि उमेश पाल मर्डर केस के बाद पुलिस ने जबरदस्त सख्ती कर दी है। जो अपराधी अधिकारियों के साथ मिलकर जेल में ऐश कर रहे थे, अब उनकी जान आफत में है। सभी जेलों पर नजर रखी जा रही है, खासतौर पर उन जेलों में जहां अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी गैंग के मेंबर्स कैद हैं। उमेश पाल हत्या के आरोपियों को पकड़ने के लिए होली के दिन भी पुलिस पूरी तरह एक्टिव रही। यूपी पुलिस की 15 और एसटीएफ की 7 टीमों ने प्रयागराज, कौशाम्बी, जौनपुर, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी से लेकर कोलकाता और हरियाणा और मध्य प्रदेश के कई जिलों में रेड्स की। बरेली जेल में बंद अतीक अहमद के भाई अशरफ को लेकर खास सख्ती बरती जा रही है। पता चला कि अशरफ ने ही जेल में बैठकर उमेश पाल की हत्या की साजिश को अंजाम देने के लिए शूटर्स के साथ मीटिंग की। उसने अपने साले सद्दाम को सारी ब्रीफिंग दी। सद्दाम ने जेल में अतीक गैंग के शूटर्स की मुलाकात अशरफ से करवाई। पुलिस ने अशरफ की मदद करने वाले जेल के आरक्षी शिवहरी अवस्थी और जेल में सब्जी सप्लाई करने वाले दयाराम उर्फ नन्हे को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पता चला कि ये दोनों अशरफ के लिए काम करते थे, सारे इंतजाम करते थे। सब्जी की गाड़ी में मोबाइल फोन, खाने पीने का सामान और दूसरी चीजें अशरफ को मुहैया करवाई जाती थी। सद्दाम अशरफ से मिलवाने के लिए अतीक गैंग के शूटर्स को लेकर जाता था। सिपाही शिवहरी अवस्थी सद्दाम के साथ 5-6 लोगों को जेल के अंदर पहुंचा देता था। फिर जेल के अंदर बने एक गोदाम में मीटिंग होती थी। 2.5 घंटे तक मीटिंग चलती थी, साजिश रची जाती थी। आरोप यह भी है कि मुलाकात के दौरान अफजल फोन से उसके केस के गवाहों को धमकाता था। अशरफ है, ये प्रशासनिक आधार पे 11 जुलाई 2020 को बरेली जेल ट्रांसफर हुआ था। उसके बाद से जैसा कि अभी तक जांच और विवेचना पता चला है कि इसका साला सद्दाम है, वो भी आया और उसने थाना बरादरी में फाइक इनक्लेव में एक किराए पे मकान लिया था और मकान में जो एग्रीमेंट कराया गया था वो मुस्ताक के नाम पे था और रह रहा था सद्दाम और उसका एक नौकर था अफसर, वो दोनों उसमें रहते थे और वहाँ पे इलाहाबाद के भी लोग मिलने काफ़ी आया करते थे। और जहाँ तक अभी तक की जो विवेचना हुई है और जो जांच करी गई है उससे पता चल रहा है कि सद्दाम अपने साथियों के साथ जब भी जेल जाता था तो ये पहले ही से जेल आरक्षी है शिवहरी अवस्थी उसको फ़ोन कर देता था और वो जेल के बाहर आ जाता था, इनसे आईडी लेता था और 1 या 2 आईडी लेता था और लगभग 6 या 7 लोग जाके मिलते थे। और जैसे सामान्य लोगों को 40 मिनट मिलने का टाइम होता है, ये लोग 2 घंटे 2.5 घंटे जाके मिलते थे
और मिलते भी थे। जो मिलाई स्थान है उसके बगल में एक गोदाम है, वहां पे जाके ये लोग मिलते थे, बात करते थे आपस में। अतीक के भाई अशरफ का असली नाम खालिद अजीम है। इसके खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें हत्या, हत्या की कोशिश, किडनैपिंग, जमीन पर गैर कानूनी कब्जे, रंगदारी समेत गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज कई केसेस हैं। अशरफ राजू पाल के मर्डर केस का मुख्य आरोपी है। ये खूंखार अपराधी है, छोटी छोटी बात पर गोली चलाता है। अतीक के जेल जाने के बाद उसका दहशत का कारोबार अशरफ ही चला रहा था, लेकिन अब अशरफ को अपने एनकाउंटर का डर सताने लगा है। पुलिस का दावा है कि यह अपराधी जेल में भी जेल के अफसरों को गिफ्ट देकर, रिश्वत देकर अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है। जब बात नहीं बनती तो धमकाता है, और जब धमकी से काम नहीं चलता तो हमला भी करवाता है। अफसरों को लालच देकर या फिर डरा धमकाकर उन्हें मदद करने पर मजबूर किया जाता है। इसीलिए उसे जेल में सारी सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन 2020 में अशरफ को नैनी जेल से ट्रांसफर करके बरेली जेल लाया गया था। वजह थी कि प्रयागराज की तरह वो अपने रसूख का इस्तेमाल यहां ना कर पाए, लेकिन अशरफ ने यहां भी अपने लिए सारी सुविधाएं जुटा ली। बरेली जेल भी उसके घर जैसा हो गया। लेकिन अब माहौल बदल गया है। योगी सरकार की सख्ती से जेल में बंद माफिया डरने लगा है। जेल में माफिया के मददगार पकड़े गए हैं। आज बरेली के एसएसपी ने बताया कि अशरफ जेल में सिर्फ अपने लिए सामान नहीं मंगवाता था, बल्कि जेल के दूसरे कैदियों के लिए भी सामान मंगवाता था। इस मामले में गिरफ्तार दयाराम ने पुलिस को बताया कि इस काम के बदले उसे मोटी रकम मिलती थी। दयाराम है जो जेल को सब्जियां सप्लाई करता है, ये भी सद्दाम के संपर्क में था, और उसको जो भी चीज़ की जरूरत होती थी अंदर अशरफ को, ये सद्दाम और उसके आदमी उसको दे देते थे। ये जाके जेल के अंदर उसको पहुंचा देता था। और कुछ तथ्य जैसे सामने आए कि नवरात्रि या रोजे में बहुत ज़्यादा सामान मतलब जाता था, और वहाँ पे जेल में अंदर बाकी लोगों को भी खिलाया जाता था। नन्हे था, ये जेल में सप्लाई करता है सब्जी या फलों की। तो ये जैसा इसके द्वारा अभी बातचीत करी गई उसमें बताया गया है कि जो भी सामान जेल में बिस्किट या कोई भी सामान चाहिए होता था, फ्रूट्स, दूध या जिस चीज़ की जरूरत होती थी, उसको आके सद्दाम इसको बाहर ही दे देता था। ये चूंकि गाड़ी इसकी अंदर तक जाती थी तो उसके माध्यम से वो जेल में वहां पहुंचा देता था। सिपाही का कहना है कि वो कुछ पैसे उस समय जब भी मिलाई होती थी या ये होता था या सामान जाता था, तो कुछ उसके द्वारा पैसे इसको और नंदे दयाराम है उसको दिए जाते थे। अतीक अहमद की क्राइम हिस्ट्री, उसकी दहशत की चर्चा तो कई बार हुई है। आज मैं आपको बताऊंगा अतीक अहमद के भाई अशरफ के बारे में। अशरफ अतीक से भी ज्यादा खूंखार अपराधी है। अशरफ राजू पाल मर्डर केस का मुख्य आरोपी है। पुलिस का कहना है कि अशरफ ने 2005 में राजू पाल की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी थी क्योंकि राजू पाल ने उस सीट पर अशरफ को चुनाव हरा दिया था जिस सीट पर अतीक अहमद का कब्जा 1989 से था। अशरफ एक हार्डकोर क्रिमिनल है। हमारी संवाददाता रुचि कुमार के मुताबिक प्रयागराज के लोग बताते हैं कि प्रयागराज के चकिया इलाके में एक व्यक्ति पर अतीक की मुखबरी का शक था। उस शख्स को अशरफ ने सरेआम गोली मार दी थी, और अशरफ के खौफ के कारण इस मर्डर केस में गवाही देने कोई सामने नहीं आया। माफिया अतीक अहमद का भाई अशरफ भी हिस्ट्री शीटर है। अशरफ की हिस्ट्री शीट नंबर है 93A। अशरफ पर 50 मुकदमे हैं, जिसमें हत्या का प्रयास, रंगदारी वसूलना, जमीनों में कब्जा करना, अवैध हथियार रखना, डकैती डालना जैसे संगीन मामले हैं। अशरफ पर गुंडा एक्ट भी लगा है। वैसे तो अशरफ अतीक अहमद गैंग का हमेशा सक्रिय सदस्य रहा। अतीक सबसे ज्यादा भरोसा अपने भाई पर करता, लेकिन अशरफ का नाम सामने आया 2005 में, जब बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या कर दी गई। दरअसल इलाहाबाद की पश्चिम सीट से अतीक अहमद 5 बार से लगातार विधायक था, लेकिन वो सांसद बन गया और 2004 में वहां उपचुनाव हुआ, जिसमें राजू पाल ने अशरफ को चुनाव में हरा दिया। कहा जाता है कि अशरफ इससे इतना ज़्यादा नाराज़ हुआ कि राजू पाल की हत्या का आरोप अशरफ पर लगा। इस मामले में अशरफ मुख्य आरोपी रहा। अशरफ पहले फरार हो गया, फिर गिरफ्तार हुआ
और जो बाई इलेक्शन हुआ राजू पाल की हत्या के बाद, उसको भी अशरफ ने जीत लिया। लेकिन 2017 के बाद जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो अशरफ जो जमानत में बाहर था उसकी ढूंढ शुरू हुई। अशरफ अंडरग्राउंड हो गया, लेकिन 2020 में प्रयागराज में गिरफ्तार हुआ। पहले नैनी जेल भेजा गया और अब वो बरेली जेल में है। अशरफ उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी नंबर 2 है। ये बात हैरान करने वाली है कि पिछले 6 साल से योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बावजूद यूपी की जेलों में माफिया का साम्राज्य चल रहा है। ये इस बात का सबूत है कि प्रदेश में माफिया की जड़ें कितनी गहरी हैं। जिस तरह अशरफ जेल में रहकर जेल के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता था, जिस तरह वो जेल में रहकर आराम से क्राइम करता और करवाता था, ये आश्चर्य में डालने वाला है। इसका मतलब यह है कि जेलों का पूरा सिस्टम अपराधियों के हाथों में है। इसका एक एग्जाम्पल चित्रकूट की जेल में भी दिखा था, जहां मुख्तार अंसारी का विधायक बेटा अब्बास अंसारी जेल में होने के बावजूद अपनी पत्नी से बेरोक टोक मिलता था। उससे मिलने के लिए लोग जेल में आते थे, मीटिंग्स होती थी, व्हाट्सएप कॉल का इस्तेमाल होता था, वीडियो कॉल की जाती थी। इसके बाद चित्रकूट जेल के सुपरिटेंडेंट और जेलर से लेकर डिप्टी जेलर और वार्डन सबको अरेस्ट किया गया। दूसरी जेलों में भी इसी तरह का कारोबार चलने की खबरें आती रही हैं। यह सबूत है इस बात का कि पुलिस, क्रिमिनल और सप्लायर सब आपस में मिले हुए हैं। जरूरत इस बात की कि जेल और अपराधियों के इस नेक्सस को तोड़ने के लिए एक बार यूपी की सारी जेलों की जांच कराई जाए। जहां जहां माफिया और जेल प्रशासन की मिलीभगत मिले, वहां सख्त कार्रवाई की जाए। आज जयपुर में पुलवामा के शहीदों की विधवाओं की होली कड़ी धूप में बीती। ये वीरांगनाएं 10 दिन तक धरने पर बैठी हैं। सरकार ने कल इनकी मांगे मानने का भरोसा दिया था, लेकिन उसके बाद अचानक चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने साफ साफ कह दिया कि शहीदों की मूर्तियां लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी मांगे भी मानी जा सकती हैं, लेकिन शहीदों के भाई को उनके जगह नौकरी देने की मांग नहीं मानी जाएगी। शहीदों के परिवार वाले कह रहे हैं कि शहीदों के बच्चे बहुत छोटे हैं, परिवार का गुजारा करना मुश्किल है, इसलिए वीरांगनाएं कहती हैं कि उनके पति की शहादत के बाद उनके देवर को पति की जगह सरकारी नौकरी दी जाए। लेकिन अशोक गहलोत का कहना है कि नियम के मुताबिक शहीद के परिवार वालों को, उनके आश्रित को नौकरी दी जा सकती है, इसलिए शहीद के भाई को नौकरी देना मुश्किल है। गहलोत ने ट्विटर पर लिखा कि शहीद रोहिताश लांबा, उनकी पत्नी अपने देवर के लिए अनुकंपा की नियुक्ति मांग रही हैं, लेकिन अगर लांबा के भाई को नौकरी दी जाती है तो आगे सभी वीरांगनाओं के परिजन या रिश्तेदार उनके और उनके बच्चों के हक की नौकरी अन्य परिजन को देने की मांग करेंगे। अभी जो नियम बने हैं वो पहले के अनुभव के आधार पर बनाए गए हैं। शहीदों के बच्चों का हक मारकर किसी अन्य रिश्तेदार को नौकरी देने को उचित कैसे ठहराया जा सकता है? जब शहीद के बच्चे बालिग होंगे तो उन बच्चों का क्या होगा? उन्हें नौकरी कैसे मिलेगी? क्या उनका हक मारना सही है? गहलोत के स्टैंड पर बात बिगड़ गई। 10 दिन से धरने पर बैठी वीरांगनाओं का कहना है कि जब तक सरकार उनके देवर को नौकरी नहीं देती तब तक वो धरने से नहीं उठेंगी। हम मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आज से नहीं 4 साल से कर रहे हैं, 10 दिन यहाँ हो गए कि हमारा लड़का छोटा है, अभी हमारा लड़का पढ़ेगा लिखेगा, कौन सी नौकरी लगेगा वो पता नहीं लगेगा तो रहने दो। हम अब इस स्थिति में जी रहे हैं, हमारा पेट पालन मुश्किल हो रहा है, तो हम देवर के लिए उनके पास एक ही नौकरी मांग रहे हैं कि मेरा देवर लग जाएगा तो दोबारा फिर से नौकरी मांगने थोड़ी आएंगे उनके मुख्यमंत्री जी के पास। अरे बेटा मेरा जब 1.5 महीने का लड़का था ये, अरे अब 4 साल का हुआ है, कब 18 साल का होएगा? कैसे गुजारा चलेगा हमारा? हमारे घर चलाना मुश्किल हो रहा है, कैसे बता रहे, आपसे बता रहे बारी बारी में कि हमारा घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है कि 30,000 रुपये मिलते हैं, उसी से क्या होएगा? कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे 18 साल का कब बेटा होएगा? तो पता नहीं कौन सी पढ़ाई पढ़ेगा, कौन सा क्या करेगा। तो हम देवर के लिए बोल रहे हैं, हमारा तो देवर ही करेगा साथ, हमने तो देवर की नौकरी चाहिए और जीतराम का नाम कॉलेज होना चाहिए।
देवर को क्यों? बेटे की नौकरी की मांग नहीं, अभी तो मेरा बच्चा छोटा है, मुझे तो देवर की नौकरी चाहिए, देवर की नौकरी चाहिए। मुझे तो देवर में मेरा बच्चा छोटा है, मुझे देवर ही पालन करेगा, मारो तो। अच्छा, वो एक चीज और कह रहे हैं, देवर को नौकरी अगर देवी देगी, इस बात की क्या गारंटी है कि वो आपका भरण पोषण करेंगे? जो हमने भगवान चाहिएगा, जो हम अपनी आप करेंगे, हम तो हमने देवर की नौकरी चाहिए। कल राजस्थान सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और शकुंतला रावत ने धरने पर बैठी वीरांगनाओं से कहा था उनकी सभी मांगें पूरी हो जाएंगी, सरकार तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने आपको दिखाया था। लेकिन जब अशोक गहलोत ने कह दिया कि शहीद की जगह देवर को नौकरी देने की मांग पूरी नहीं हो सकती, तो प्रताप सिंह खाचरियावास और शकुंतला रावत गायब हो गए। वो कह रहे हैं कि अब कुछ नहीं कहना, जो पूछना है चीफ मिनिस्टर से पूछो, वही फैसला करेंगे। ऐसा होने का शक शहीद के परिजनों को पहले से था। यही वजह थी कि कल जब राजस्थान सरकार के मंत्रियों ने कैमरों के सामने वीरांगनाओं से कहा था कि आपकी सारी मांगें मान ली गई हैं, तो धरने पर बैठी महिलाओं ने कहा था उन्हें सिर्फ बातों पर भरोसा नहीं है, सरकार लिखित में दे। आज उनका शक सही साबित हुआ। मंत्री जी ने कैमरों के सामने जो कहा, मुख्यमंत्री ने उसे ओवररूल कर दिया। सबसे बड़ी बात है कि वीरांगनाओं ने अपनी तरफ से कोई मांग नहीं रखी है। वो तो कह रही हैं कि सरकार ने जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया जाए। अब सिचुएशन यह है कि पहले सरकार ने वादा किया, फिर मंत्री ने कैमरों के सामने आश्वासन दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऐसी बातों से लोगों का सरकार पर से भरोसा कम हो जाता है। होली के दिन पंजाब से एक परेशान करने वाली खबर आई। आनंदपुर साहिब जिले में होला मोहल्ला उत्सव के दौरान एक सिख युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। जिस युवक की जान गई उसका नाम प्रदीप सिंह उर्फ प्रिंस है। प्रदीप सिंह कनाडा का परमानेंट रेजिडेंट है। कुछ महीने पहले भारत आया था। कीरतपुर साहिब में होला मोहल्ला में हिस्सा लेने गया था। वो निहंग की ड्रेस में था, लेकिन कीरतपुर साहिब के पास बने श्री आनंदपुर साहिब के प्रवेश द्वार पर होला मोहल्ला में शामिल होने आए लोगों ने प्रदीप सिंह पर तलवारों से हमला कर दिया। पता यह लगा कि उत्सव के दौरान तेज आवाज में म्यूजिक चल रहा था। कुछ नौजवान बाइक्स पर, ट्रैक्टर्स पर म्यूजिक बजाते हुए आ रहे थे। प्रदीप सिंह ने उन्हें रोका। इस बात पर झगड़ा हुआ और बात इतनी बढ़ गई कि पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਾਣੇ ਲਾ ਕੇ ਪਟਾਕੇ ਮਰਵਾਉਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਏ ਹੋ, ਉਹ ਚੱਜ ਦੇ ਗਾਣੇ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਉਹ ਜਵਾਨ ਭੜਕੇ ਇਹਦੇ ਗਲ ਪੈ ਕੇ 15-20 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਕੋ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਕਿਰਚ ਮਾਰ ਕੇ, ਕਿਰਚ ਮਾਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। आनंद साहब के एसएसपी के मुताबिक प्रदीप सिंह की हत्या करने वाले आरोपी की पहचान हो गई है। उसकी गिरफ्तारी की कोशिश जारी है। आनंदपुर साहिब के एसएसपी ने कहा कि इस घटना को लेकर अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं, पुराने वीडियोज भी सर्कुलेट किए जा रहे हैं, इसलिए लोग सावधान रहें, अफवाहों पर ध्यान न दें। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਨਨੌਤੀ ਨੂਰਪੁਰ ਬਿੱਦੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜ ਵੈਪਨ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜ ਵੈਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਪਰਟੇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਜਾਈਏ। पिछले कुछ दिनों में पंजाब में खून खराबे की ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। ज्यादातर केसेस में धर्म के नाम पर लोगों की भावनाएं भड़काने की कोशिश की गई है। पंजाब में लोगों की फीलिंग यह है कि राज्य सरकार का सिस्टम पर कोई कंट्रोल नहीं है। पुलिस या तो लापरवाह नजर आती है या बेबस दिखाई देती है। ये चिंता की बात है। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, सेंसिटिव राज्य है। यहां प्रशासन को बहुत अलर्ट और सख्त रहने की जरूरत है। जो घटनाएं हुई हैं वो मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के लिए एक चेतावनी है। पाकिस्तान में इस वक्त पुलिस और इमरान खान के सपोर्टर्स आमने सामने हैं। दिन भर हंगामा हुआ। इमरान खान ने लाहौर में रैली की कॉल दी थी। पाकिस्तान के पंजाब में 30 अप्रैल को चुनाव होने हैं। इमरान खान ने ऐलान किया था कि लाहौर में बड़ा जलसा करके वो कैंपेन की शुरुआत करेंगे।
इमरान के कॉल पर उनके हजारों सपोर्टर्स लाहौर में जमा हो गए, लेकिन सरकार ने रैली की परमिशन नहीं दी तो टकराव शुरू हो गया। लाहौर में दफा 144 लगी थी। इमरान के घर के रास्ते पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात थी। रास्ते ब्लॉक कर दिए गए, बड़े बड़े कंटेनर्स सामने रख दिए गए ताकि इमरान के सपोर्टर्स रैली वाली जगह तक पहुंच न पाए। जब इमरान खान के सपोर्टर्स ने इसका विरोध किया तो पुलिस ने उन पर लाठियां चलाई। रैली में शामिल होने आई तहरीक-ए-इंसाफ की गाड़ियों को तोड़ दिया। फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। सरकार का कहना है कि अगले 7 दिन तक लाहौर में पब्लिक मीटिंग्स, प्रोटेस्ट मार्च, जुलूस, रैली सब पर पाबंदी है। तो फिर इमरान खान अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? लेकिन इमरान खान को अपने सपोर्टर्स को कॉल देने के बाद सपोर्टर्स कह रहे हैं कि सरकार इमरान की लोकप्रियता से डर गई है, सरकार गैर कानूनी तरीकों का इस्तेमाल कर रही है, इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए। आज लाहौर में टीयर गैस चलाई जा रही है, जमान पार्क के रास्ते बंद हैं, पानी मारा जा रहा है, औरतों बच्चों को गिरफ्तार किया जा रहा है। मेरी सुप्रीम कोर्ट से अपील है कि ये सो मोटिव जो आपने लिया, जिस पर मुल्क में इलेक्शन की तारीख निकली, वो खतरे में है और इस मुल्क को बचाना है। इस मुल्क की बका जो है इंतखाब है। ये इमरान खान से डरे हुए 13 जमाती और उसके हमनवा ये कौम को बताएं कि आज पहला दिन इंतखाबी मुहिम इमरान खान शुरू करने लगा है। सारे चौक चौराहे बंद कर दिए हैं। एक बिलावल उधर है, वेमन डे मना रहा है न्यूयॉर्क में, आसफ जरदारी कहता है डिफॉल्ट नहीं हो रहा, और एक निगरान जो है जिसके पास कोई इख्तियार नहीं, उसने सारे लाहौर को बंद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट सो मोटिव एक्शन ले और इमरान खान जो आज सदर की दी हुई तारीख पर जो सुप्रीम कोर्ट ने दी, बाहर निकलने वाले थे, सारे चौक चौराहे बंद कर दिए। लाहौर में हंगामे के बाद आज इमरान खान ने अपनी रैली तो कैंसिल कर दी, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों पर सीधा अटैक किया। इमरान ने एक वीडियो मैसेज जारी करके कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कराने का ऑर्डर दिया है, इलेक्शन में सिर्फ 50 दिन बाकी हैं, तो फिर रैलियों को क्यों रोका जा रहा है? इमरान खान ने अपने सपोर्टर से कहा कि वो किसी तरह की जद्दोजहद न करें, अपने अपने घर चले जाएं, वरना सरकार इलेक्शन कैंसिल करने का एक बहाना ढूंढ लेगी। वाटर कैनन्स इस्तेमाल किए गए और वाटर कैनल्स के उनके अंदर वो मटेरियल डाला है जिसमें केमिकल था। अभी तक लोगों के ऊपर जो वो पानी गिरा है, वो वाटर कैनन का पानी जो गिरा है, अभी तक लोगों को उसका असर है। फिर टीयर गैस शेलिंग होती है, वो हमारे पास है, एक्सपायर्ड टीयर गैस शेल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर डंडे मारे जाते हैं, गाड़ियां तोड़ी जाती हैं, गाड़ियां तोड़ रही है पुलिस, लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। क्या करने वो आ रहे हैं? इलेक्शन की रैली। बदकिस्मती से हम इस वक्त आजाद कौम नहीं है। तो मैं इसलिए कहते हुए अपने कारकुनों को कि आप सब अब घरों पे जाएं, किसी किस्म के इंतशार में शिरकत ना करें, ताकि इनको कोई मौका ना मिले इलेक्शन से भागने का। इमरान खान की रैलियों पर तो रोक लगाई गई है, लेकिन नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज बड़ी बड़ी रैलियां कर रही हैं। मरियम ने अपनी रैली में इमरान खान को चोर, डाकू, डरपोक, चूहा और न जाने क्या क्या कहा। मरियम ने कहा कि पुलिस से डरकर जो इमरान बेड के नीचे छुप जाता है, जो तोशा खुआने का सामान बेचकर अपनी तिजोरी भरता है, वो इमरान मुल्क का क्या भला करे। उन्होंने कहा कि इमरान में हिम्मत है तो अदालत में पेश हो, कानून का सामना करे। करते हैं। उनका मजीद कहना क्या था? तोशा खाना चोर कौम तुमसे पूछती है, चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों नहीं देते? भाषण देता है, सुन सुन के कान पक गए हैं। कौम को भाषण देता है, खौफ के बुत तोड़ो, क्या कहता है? और जब कल जमान पाक
बल्कि जमानत पाक पुलिस पहुंची तो बिस्तर के नीचे, बेड के नीचे, चारपाई के नीचे छुप गया। जब तक पुलिस मौजूद रही, चारपाई के नीचे से नहीं निकला। इसको क्या कहते हैं? जो अपने आप को नवाज शरीफ का मद्दे मुकाबिल रखता है, वो जब पुलिस घर पे आती है तो चारपाई के नीचे से नहीं निकलता और बाथरूम के अंदर दरवाजा लॉक करके बैठ जाता है और फिर पूछता है पुलिस चली गई है ना, निकल आऊं? जब इसको इसके लोग बताते हैं खान साहब चली गई है पुलिस, निकल आओ मंजी के नीचे से, तो निकल के आता है। पुलिस को कहता है इमरान खान घर पे नहीं है, नॉन अवेलेबल है, ही इज नॉट अवेलेबल। और जब पुलिस चली जाती है तो निकल के बाहर आता है, चूहे की तरह छुपा हुआ बाहर आता है और कौम को कहता है गुलामी की और खौफ की जंजीरें तोड़ दो। ये पाकिस्तान की 75 साल तारीख का सबसे बड़ा बुज़दिल है। बोलो, सारे बोलो, बोलो गीदड़, गीदड़, गीदड़। पाकिस्तान के हालात दिन दिन खराब होते जा रहे हैं। शहबाज शरीफ हों, इमरान खान हों, मरियम नवाज हों, बिलावल भुट्टो हों या फिर शेख रशीद, सबको पावर चाहिए, सबको अपनी फिक्र है, अपनी पार्टियों की फिक्र है। किसी को पाकिस्तान की जनता की चिंता नहीं है। पाकिस्तान में लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं और वहाँ के नेता कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। जिस मुल्क में ऐसे हालात हों उसका तो भगवान ही मालिक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।